हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट है आप सभी का लेकर चल रहे हैं। तो आज हम एसएसटी का जो प्रैक्टिस सेट है उसे लेकर चलेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो नए बच्चे उन्हें पता है, जो पुराने बच्चे उन्हें पता है कि आपका प्रैक्टिस सेट कैसे करना है। जो नए बच्चे हैं वो एक काम करेंगे, कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए आप डेली। और उसके बाद आप सभी नंबरिंग किया करिए 21, 22, 23, 24 इस तरीके से। और उसके बाद आप अपना आंसर दिया करिए। जैसे आपने 21 में ऑप्शन नंबर ए आंसर दे दिया। अगर मैं क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ, आपका सही होता है तो आप सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। लैंडफॉर्म्स स्थल रूप और आपका घटक है, ठीक है, एजेंट्स हैं। ए है तटबंध, बी है स्टैक, सी है आपका छत्रक सेल, डी है आपका हिमौड, एक है पवन, दो है समुद्री तरंग, तीन है आपका नदी, चार है हिमनद। अब आपको मिलान करना कि कौन किससे सही मिलान है। ठीक है, तो देखिए क्या ऑप्शन आपका दिया गया है कि ऑप्शन ए है कि ओनली ए एंड बी, केवल बी सी, केवल बी डी और केवल ए और डी। ठीक है, तो आपको मिलाना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो सही है। तो चलिए उत्तर इसका हम देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही कर लीजिएगा आप सभी कि बी और डी सही है। देखिए तटबंध को हम किससे मिलाएंगे? समुद्र तरंग से मिलाएंगे, जो हमारा तटबंध होगा। स्टैक को हम किससे मिलाएंगे? समुद्री तरंग से मिलाएंगे। छत्रक सेल को किससे मिलाएंगे? पवन से मिलाएंगे। हिमौड को किससे मिलाएंगे? हम हिमनद से मिलाएंगे। तो आप सभी मिला लीजिएगा, यहाँ भी मिला लीजिएगा। देखिए जो स्टैक है हमारा वो समुद्री तरंग है, तटबंध की जगह हमें पवन दे दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए देखिए ऑप्शन नंबर क्या हमारा सी सही दिया, मतलब बी और डी सही है। बी में क्या आपका स्टैक को हम समुद्र तरंग से मिलाएंगे और उसके बाद कौन सा सही है हमारा? हिमौड को हिमनद से मिलाएंगे। बाकी ये छत्रक सेल और ये तटबंध ये दोनों गलत थे, तो दोनों का हमने बता दिया कि तटबंध को हम किससे मिलाएंगे? समुद्र तरंग से मिलाएंगे और बाकी छत्रक सेल को हम किससे मिलाएंगे? पवन से मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने हम। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है कि लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है अक्षांश, बी है ऊंचाई, सी है आपका वायुदाब एवं पवने, डी आपका समुद्र से दूरी। देखिए जो लद्दाख है आपका, लद्दाख की जो जलवायु होती है वो बहुत ही शीतल और क्या होती है? शुष्क होती है। तो उसके लिए इसमें से एक आपका उत्तरदायी क्या होगा उसको बताना है। चलिए उत्तर बताइए सभी क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा सही, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जो आपकी लद्दाख की जलवायु होती है वो अत्यधिक शीतल और शुष्क क्यों होती है? अपनी ऊंचाई के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में ए आर को पढ़े, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है कि कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है। रीजन है कि ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। तो आप सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं दिखाएं क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, स्क्रीन पे नहीं आ पाता है। तो देखिए आप सभी यहाँ पर आराम से कथन को पढ़िए, कारक को पढ़िए। ये सही बात है कि जो कम तापमान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होता है? वायु आपकी क्या होती है? ठंडी होती है। कारण क्या हो सकता है इसका? कारण यह होता है कि ठंडे क्षेत्र में जो वायु होती है वो भारी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि आपका ए आर दोनों सही है। आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है समाचार पत्र, बी है रेडियो, सी है आपका सेलुलर फोन, डी है टेलीविजन। देखिए जनसंचार का माध्यम पूछा है, नहीं है, तो इसमें से क्या हो सकता है आपका? उत्तर दीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका जो उत्तर है क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो हमारा सेलुलर फोन होता है ये हमारे जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों है, न्यूज़पेपर आपका है, रेडियो है आपका, टेलीविजन भी आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका पूछा गया कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती हैं। बी है संयुक्त राज्य अमेरिका के
कैलिफोर्निया में पाई जाती है। सी है आपका कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है। डी है कि दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। तो देखिए जो हमारी भूमध्य सागरीय प्रकार की जो वनस्पति है वो आपके, चलिए हम उत्तर देख लेते हैं कहाँ पाई जाती है। वो आपके साउथ ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। ये याद रखिएगा कि जो हमारी भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति है, कौन सी वनस्पति, भूमध्य सागरीय प्रकार की, वो कहाँ पाई जाती है, हम आपको याद दिला दे रहे हैं, याद करवा दे रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो वो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। याद कर लीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। चलिए क्वेश्चन आपका है 26 में क्या कहा गया है कि निम्न साधनों पर विचार कीजिए। पहला है अभ्रक, दूसरा है वन, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है आपका मृदा, पांचवा है जल। अब इनके बारे में देखिए क्या करना है कि उपरोक्त में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है। नवीनीकरण का मतलब क्या होता है, जिससे हम उसको मतलब कि एक बार यूज करके हम रीयूज भी कर सकते हैं उसको, ये हमारा नवीनीकरण हो जाता है। ठीक है, सिंपल से समझिए। नवीनीकरण का मतलब है कि जैसे कि अगर हमने जल का यूज किया है और जल गंदा हो गया है तो उसको हम फिर से कहाँ पर रीयूज कर सकते हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। उत्तर बताइए। ऑप्शन एक है ABC, ऑप्शन बी है ओनली BCD, ऑप्शन सी है ओनली BDE और ऑप्शन ई है सॉरी डी है आपका कि ओनली BCNE। उत्तर दीजिए क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा क्या है, B, D और E सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बी में क्या है वन, उसके बाद क्या हमारा डी में क्या आपका ABCD में आपका मृदा हो गया। ई में क्या आपका जल है। ठीक है, ये इतने हैं। बाकी अभ्रक हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया, ये इसका हम रीयूज नहीं कर पाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका 27 है कि मृदा के विरचन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए है मूल चट्टान, बी है स्थलाकृति, सी है आपका जलवायु संबंधी कारक, डी है समय। ऑप्शन ए है ओनली ए, ऑप्शन बी है ओनली BC, ऑप्शन सी है ओनली डी, ऑप्शन डी है A एंड C। क्या होगा आपका सही उत्तर बताइएगा। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सही कर लीजिएगा। A एंड C, ए और आपका क्या C, ये दोनों क्या हमारे मुख्य भूमिका निभाते हैं किसमें, मृदा के विरचन में। ठीक है, जो हमारा मूल चट्टान होता है और जलवायु संबंधी जो कारक होते हैं यही दोनों निभाते हैं मुख्य भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन आपका है कि कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए है साहूकार और छोटे किसान, बी है छोटे किसान और खेतिहर मजदूर, सी है भूमिहीन खेतिहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता, डी आपका ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। उत्तर दीजिए क्या है। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में पूछा आपसे, बताना है। तो देखिए जो कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुक्त कौन इसको क्या करता है, इसके बीच जो शोषण संबंध है वो आपका छोटे किसान और खेतिहर मजदूर से है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 है। इस पे देखिए हम कथन करते और क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। इसका जो आपका ऑप्शन है थोड़ा बड़ा है। देखिए क्वेश्चन एक कथन ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। अभिकथन है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मतलब जो आपका मीडिया है महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को पता है कि बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार का माध्यम बहुत ज़रूरी है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा कथन क्या है, सही है। क्यों महत्वपूर्ण है, अब आइए कारक देखते हैं हम अपना। तो देखिए जो हमारा कारण है वो है कि संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना क्या होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए। तो ये भी बात सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए कि बोथ दोनों सही है। और जो हमारा कारण है वो, जो हमारा आर है वो ए की क्या कर रहा है, बहुत सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में सरकार काम करती है डैश पर। ऑप्शन ए है
वार्ड स्तर पर करती है, राज्य स्तर पर करती है, राष्ट्रीय स्तर पर करती है, क्षेत्रीय स्तर पर करती है। अब आपको बताना है, ऑप्शन ए में है कि ए बी सही है, ऑप्शन बी में कि बी सी सही है, ऑप्शन सी में है कि सी डी सही है, ऑप्शन डी में है कि ए और सी सही है। सही क्या आप सभी बताइएगा। जो भारत सरकार है हमारा जो काम करती है वो किसके लिए जो काम करती है वो किस पर करती है? क्या वार्ड स्तर पे करती है, राज्य स्तर पे करती है, राष्ट्रीय स्तर पे करती है, क्षेत्रीय स्तर पे करती है, ये आपको बताना है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। जो हमारी जो हमारी भारत सरकार है, भारत में सरकार है जो काम करती है वो आपका बी सी सही कर लीजिएगा कि राज्य स्तर पे करती है और राष्ट्रीय स्तर पे करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, इसके बाद हम ऑप्शन को दिखाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बड़ा होने की वजह से एक लाइन में नहीं आ पा रहा है। चलिए, क्वेश्चन है कि कौन सरपंच की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, अब हम ऑप्शन देने आपको जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा था कि कौन सरपंच की तरह कार्य करता है, तो ऑप्शन ए है आपका कि क्या ग्राम सभा का सचिव करता है, ऑप्शन बी है आपका कि खंड विकास अधिकारी करता है, ऑप्शन सी है आपका कि अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य करता है, डी है बारी बारी से वार्ड सदस्य करता है। तो उत्तर बताना आप सभी को कि कौन करता है। तो देखिए, जो सरपंच की तरह जो कार्य करता है वो आपका अन्य जो वार्ड सदस्य होते हैं द्वारा चयनित होते हैं एक वार्ड सदस्य, वही करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन आपका है कि लेबर चौक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ऐसी जगह जहाँ बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, बी है कि ऐसी जगह जहाँ मजदूरों की बिक्री होती हो, सी है आपका कि ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, ऑप्शन डी है कि ऐसी जगह जहाँ मजदूरों को ऋण बसेरा दिया जाता है। उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो देखिए, जो हमारा लेबर चौक होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी जगह जहाँ मजदूरों की क्या होती है, बिक्री होती हो। ठीक है, मजदूरों की बिक्री होती हो नहीं। ऐसी जगह जहाँ बेगारी की प्रथा चलती हो, बिल्कुल नहीं। ऐसी जगह जहाँ मजदूरों को ऋण बसेरा दिया है, ये भी नहीं होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा कि ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, वही हमारा क्या है, लेबर चौक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। ए और बी में से आपको बताना है, आपको कथन को पढ़े और सही विकल्प चुनना आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ऑप्शन ए है कि बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, बी है आपका कि और व्यापारी की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो बताइए इसमें से कौन सही होगा कौन गलत होगा। तो चलिए उत्तर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि बुनकरों की जो सहकारी संस्था होती है वो व्यापारी के ऊपर निर्भरता कम करने का क्या है, एक साधन है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। क्या सही है? कारण है क्योंकि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या होगा। देखिए, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल सही है। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं, ये भी बात सही है। देखिए, कथन भी सही है, कारक भी सही है, और जो कारक है वो कथन ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि जेंडर असमानता का समाधान डैश के स्तर पर करने की जरूरत है। ऑप्शन ए है केवल परिवार, बी है परिवार समाज और सरकार, सी है केवल सरकार, डी है आपका समाज परिवार और समाज। देखिए, जो आपका जेंडर असमानता होता है उसका समाधान करना है तो आप किस स्तर तक जाके करेंगे। चलिए उत्तर बताइए आप सभी। तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा
कि हम इसके लिए हम परिवार पे भी जाएंगे, समाज पे भी जाएंगे और सरकार पर भी जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और बाकी जो वीडियो आपकी है वो आती रहेंगी धीरे धीरे, जैसे हमें टाइम मिलता है हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप सभी टेंशन मत लीजिए, आपके एग्जाम तक बहुत सारे प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट है मैं करवा दूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी लाइक भी कर लिया करिए, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपके लाइक से हमें पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूँ। तो चलिए अब देखते हैं कल। तो थैंक यू एवरीवन।